गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रैकवार पारस एजुवर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने उपभोक्ता संतुलन चैप्टर को कंप्लीट करा था, जिसमें हम लोगों ने बजट रेखा जाना था। अच्छा, एक बार मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको ये बता दूं कि हमारी कौन सी इकाई और कौन सा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो देखें, हमारी जो इकाई चल रही है उसका नाम है उपभोक्ता व्यवहार एवं संतुलन। इस उपभोक्ता व्यवहार एवं संतुलन में टोटल 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारा उपयोगिता विश्लेषण, चैप्टर नंबर 2 जिसके अंदर हमने पढ़ा उपभोक्ता संतुलन, चैप्टर नंबर 3 जिसमें आएगा मांग विश्लेषण या मांग सिद्धांत, और चैप्टर नंबर 4 मांग की लोच। तो हमने उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग जो हमारी इकाई का नाम है उसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। एक हमने कर लिया है उपयोगिता विश्लेषण, दूसरा उपभोक्ता संतुलन। और आज हम लोग इसी इकाई का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मांग सिद्धांत या मांग विश्लेषण। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मांग का मतलब क्या होता है। तो देखो बेटा, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बाजार में हम कोई चीज खरीदने के लिए निकले, उसी को मांग बोलते हैं। लेकिन इसको हमें लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, सुनना, मैं डायरेक्ट मांग का अर्थ बता रहा हूं। मांग का अर्थ क्या होता है? वस्तु की वह मात्रा जो कोई क्रेता निश्चित समय पर एवं निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है, तो वस्तु की इसी मात्रा को मांग कहा जाता है। क्या बोला मैंने? वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई क्रेता निश्चित समय पर एवं निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? वस्तु की मांग बोलेंगे। और अगर आप देख रहे हैं तो डिस्प्ले में लिखा है क्रेता, ब्रैकेट में लिखा है सक्षम। ये सक्षम का मतलब क्या होता है वो भी हम जानेंगे। अभी तो हमने केवल मीनिंग पढ़ दी। अब देखें, इस मीनिंग में से मैं कुछ वर्ड निकालूंगा। जैसे सबसे पहले वो बोल रहे हैं वस्तु की मात्रा, उसके बाद बोल रहे हैं क्रेता जो सक्षम हो, फिर वो बोल रहे हैं निश्चित समय एवं निश्चित कीमत पर, और चौथा वो बोल रहे हैं क्रेता खरीदने के लिए तैयार हो मतलब इच्छुक हो। अब ये चारों का हम मतलब जानेंगे। देखिए, सबसे पहला बोल रहा है वो वस्तु की मात्रा, कि मान लीजिए मैं बाजार गया, साइकिल लेने गया मैं, है ना। अब साइकिल लेने गया तो सबसे पहले दुकानदार मुझसे यही पूछेगा, क्या कितनी साइकिल चाहिए, यानी वस्तु की कितनी मात्रा चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर का क्या है? क्रेता जो सक्षम हो। सक्षम हो मतलब कि ऐसा नहीं कि मेरे कपड़े फटे हैं, कुछ हालत हाथ भीख मांग रहे हैं और उसके बाद साइकिल पूछ रहा हूं कितने की दी। भाई वो ये देखेगा ना सामने वाला सक्षम भी है कि नहीं। सक्षम भी है कि नहीं मतलब खरीदने की उसकी औकात है कि नहीं, उसके पास पैसे भी हैं कि नहीं। अगर पैसे हैं मतलब सक्षम है, खरीदे नहीं खरीदे वो बात की बात है, पर पैसे हैं मतलब आप खरीदने के लिए सक्षम हो। तो क्रेता का सक्षम होना जरूरी है, ये हमारी दूसरी चीज है, मतलब उसके पास पैसे होना चाहिए। फिर तीसरा उन्होंने बोला निश्चित समय एवं निश्चित कीमत पर, कि जैसे उसने हमें बताया, उसने पूछा कि भाई कब खरीदोगे, हमने कहा बस खरीदने ही आया, अभी 1 घंटे में खरीद के ले जाएंगे, तो निश्चित समय के अंदर खरीदना है। फिर निश्चित कीमत, कि जैसे उसने आपको साइकिल की कीमत बताई 3000 रुपए, तो आप उसी कीमत पर खरीदने वाले हो। ठीक, तो निश्चित समय 1 घंटा, और कीमत जो उसने बताई यानी भाव-ताव ग्राहक नहीं करेगा भाई, है ना, निश्चित कीमत। फिर अगली बात आती है कि जो क्रेता है वो खरीदने के लिए इच्छुक, यानी उसकी इच्छा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रोड से निकल रहे थे तुमने कहा चलो साइकिल के रेट ही पता करते चलो, नहीं, आप आए ही थे खरीदने, आपकी इच्छा थी, आपका पर्पस ही था क्या? खरीदने आना, ना कि भाव पता करके जाना। भाव पता करने के लिए आए हो तो इसका मतलब आप वस्तु की मांग नहीं कर रहे हो। खरीदने आए हो इसका मतलब आप वस्तु की मांग कर रहे हो। खरीद के लेके जाओ नहीं लेके जाओ वो बात की बात है, पर आप खरीदने के लिए आए थे, आपकी इच्छा खरीदना थी उसको, इसलिए हम बोलेंगे कि मांग है। तो क्या क्या बोला मैंने? कि वस्तु की मात्रा, कितनी साइकिल चाहिए, उसके बाद क्रेता का सक्षम होना यानी उसके पास पैसे होने चाहिए, तीसरा निश्चित समय एवं निश्चित कीमत पर, जो समय दिया है 1 घंटा तो 1 घंटे में खरीदना पड़ेगा, शाम तक का टाइम दिया तो शाम तक खरीदना पड़ेगा, और साथ में निश्चित कीमत यानी जो कीमत बताई है उसी कीमत पर खरीदना पड़ेगा, और चौथा था ग्राहक का इच्छा होना चाहिए, वो तत्पर होना चाहिए, वो खरीदने के लिए तैयार होना चाहिए। ये 4 चीजें होगी तो ही हम क्या बोलेंगे कि भाई इस बाजार में इस वस्तु की मांग है।
और ये जो चारों चीजें हैं इन्हीं को बोला जाता है मांग के तत्व या मांग के आवश्यक तत्व। कि एक मांग में कौन कौन से तत्व शामिल होने चाहिए, तो कौन कौन से, वस्तु की मांग में उसकी मात्रा होनी चाहिए, क्रेता का सक्षम होना चाहिए मतलब उसके पास पैसे होने चाहिए, उसके बाद हमने देखा कि क्रेता निश्चित समय और निश्चित कीमत पर ही उस वस्तु को खरीदना चाहिए, और चौथा उसकी खरीदने की इच्छा होनी चाहिए मतलब वो खरीदने के लिए इच्छुक होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। इतनी सारी चीजें मिलती है तब हम बोलते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की मांग है। ये तो हमने देखा मांग का क्या अर्थ होता है। अब हम देखेंगे कि मांग का नियम क्या होता है। देखो, मैं आपको मांग का नियम पढ़ाऊं उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि हम जो नियम अब पढ़ने वाले हैं, मांग का नियम जो अब हम पढ़ने वाले हैं, वो नियम हम अपने जीवन में पहले ही अप्लाई करते हैं। और हम क्या, दुनिया का हर इंसान इस नियम को अपने जीवन में अप्लाई करता है। ये बात अलग है कि उसी को अब हम नियम के नाम से पढ़ रहे हैं। और वो क्या है, वो नियम सिंपल सा है कि अगर बाजार में चीजें महंगी होती है तो कोई भी क्रेता हो वो कम खरीदता है या नहीं खरीदता है, लेकिन अगर बाजार में चीजें सस्ती होती है तो वो उस पर टूट पड़ता है। टूट पड़ता है मतलब खूब ज्यादा खरीदता है ना। भाई बाजार में चीजें महंगी है तो हम कम खरीदेंगे, बाजार में चीजें सस्ती है तो हम ज्यादा खरीदेंगे, है ना। ये तो सभी करते हैं, हम करें, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ गवार हो, सब लोग इस नियम को फॉलो करते हैं। बस इसी नियम को अर्थशास्त्र ने मांग का नियम बना के बता दिया और थोड़ी लैंग्वेज डाल दी। अब वो लैंग्वेज क्या है वही हम समझेंगे। देखो, मांग का नियम हमको वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग दोनों के बीच में संबंध को बताता है। वो बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग, इन दोनों के बीच में संबंध होता है। मांग मतलब खरीदना। तो अगर वो इनके बीच में संबंध की बात कर रहा है तो उसे बताना पड़ेगा कि इनके बीच में कैसा संबंध है। तो वो ये आगे बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग, इन दोनों के बीच में नकारात्मक या ऋणात्मक संबंध होता है, जिसे विपरीत संबंध भी बोलते हैं। तो हम विपरीत या ऋणात्मक बोलेंगे। अब ये ऋणात्मक संबंध का मतलब क्या होता है, तो ऋणात्मक संबंध का मतलब होता है कि अगर वस्तु की कीमत कम हो रही है मतलब घट रही है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही होती है तो वस्तु की मांग कम होते जाती है। देखो भाई, पहले मैंने बोला वस्तु की कीमत कम हो रही होती है, कम हो रही मतलब सस्ती हो रही, सस्ती हो रही तो हम क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खरीदना यानी मांग बढ़ना। तो अगर वस्तु की कीमत कम हो रही है तो वस्तु की मांग क्या होती है, बढ़ने लगती है। और अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है मतलब चीजें महंगी हो रही है, तो महंगी हो रही तो हम क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, यानी वस्तु की मांग क्या होने लगेगी, गिरने लगेगी। तो सीधा सा नियम है कि अगर वस्तु की कीमत कम हो रही है तो हम ज्यादा खरीदेंगे यानी वस्तु की मांग बढ़ती है, और अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो फिर हम वस्तु को कम खरीदेंगे यानी वस्तु की मांग क्या होगी, गिरेगी। तो कुल मिला के अगर मैं अब इस नियम को बोलूं तो मांग के नियम को मैं बोलूंगा कि मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा दोनों के बीच में संबंध को बताता है। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग दोनों के बीच में विपरीत या नकारात्मक या ऋणात्मक संबंध होता है, और इसका मतलब ये होता है कि अगर वस्तु की कीमत कम हो रही है तो वस्तु की मांग बढ़ती है, और अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही होती है तो वस्तु की मांग कम हो रही होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मांग का नियम बोलते हैं। अब जैसा ये मांग का नियम है ऐसे ही होती है एक मांग की तालिका। मांग की तालिका क्या होता है, तो मांग की तालिका कुछ नहीं, अभी जो आपने नियम पढ़ा इस नियम को ही तालिका में प्रस्तुत कर देना, मांग तालिका बन जाती। और नियम क्या था हमारा, मांग का नियम क्या था, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध। अब इस ऋणात्मक संबंध को ही अगर आप तालिका के माध्यम से प्रस्तुत कर दो, अनुसूची के माध्यम से प्रस्तुत कर दो, तो इसे ही हम बोलते हैं मांग तालिका या मांग अनुसूची। अनुसूची का मतलब क्या होता है, टेबल, कि आप एक टेबल बना के बता दो, तो उस अनुसूची को क्या बोलते हैं, हम टेबल बोलते हैं। तो टेबल को अनुसूची। तो कुल मिला के हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मांग की अनुसूची है या जो मांग की तालिका है वो क्या है, ये बताती है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग इन दोनों के बीच के विपरीत या ऋणात्मक संबंध को तालिका या अनुसूची के माध्यम से प्रस्तुत करना ही मांग तालिका या मांग अनुसूची कहलाता है।
अब ये तालिका के माध्यम से कैसे प्रस्तुत होगी? तो देखो, विपरीत संबंध क्या था? कीमत अगर कम हो रही तो मांग बढ़ रही, कीमत अगर बढ़ रही तो मांग कम हो रही। इसी को हम तालिका के माध्यम से बताएंगे। देखें कैसे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक तरफ मैं रखता हूं वस्तु की कीमत रुपए में, दूसरी तरफ मैं रखता हूं वस्तु की मांग इकाइयों में। इकाइयों मतलब संख्या, है ना। जैसे हम साइकिल की दुकान पे गए थे तो हमने बोला ना 2 साइकिल, 1 साइकिल, 5 साइकिल, कितनी साइकिल, तो ये संख्या में बात हुई। तो संख्या को हम क्या बोलते हैं? इकाइयां। ठीक है। तो देखो, एक तरफ मैंने रखा, मान लो पहले वस्तु की कीमत 5 रुपए। कितनी रखी वस्तु की कीमत? 5 रुपए। अगर वस्तु की कीमत 5 रुपए है तो समझ लो हम उस पर कितनी वस्तु खरीदने के लिए तैयार है? 2। 2 मतलब 2 इकाइयां की कोई चीज बिक रही है, तो अगर वो 10 रुपए में 10 रुपए में 5 रुपए में दे रहे हैं तो हम कितनी इकाइयां खरीदने के लिए तैयार हैं? उसकी 2 इकाइयां। लेकिन अगर उसने कीमत 4 रुपए कर दी, यानी 5 रुपए में बेचता था पहले वो चीजें, अब वो चीज कितने रुपए में बेचने लगा? 4 रुपए में। तो हम चीजें सस्ती हो गई। अब सस्ती हो गई तो हम ज्यादा खरीदेंगे। तो जैसे ही उसने 4 रुपए करे, हमने भी पहले 2 वस्तु खरीदते थे, लेकिन सस्ती हो गई तो ज्यादा खरीदने लगे। कितनी खरीदने लगे? मान लो 4। तो 5 रुपए थे तो हम 2 ही वस्तु खरीदते थे, मतलब वस्तु की 2 ही इकाइयां खरीदते थे। लेकिन जैसे ही आपने रेट गिराए, मैंने वस्तुओं की इकाइयां बढ़ा दी। फिर आप और रेट गिराओगे, मान लो 4 रुपए से आपने 3 रुपए कर दिए, तो दुकानदार ने और सस्ती कर दी, तो मैं ग्राहक, मैं क्या करूंगा? अरे सस्ता हो गया, और खरीदो। तो मैं पहले 4 खरीदता था, अब 6 इकाइयां खरीदने लगूंगा। फिर सामने वाले ने कीमत और गिरा दी, और गिरा के उसको 2 रुपए कर दी। 2 रुपए कर दी, मैंने देखा अरे और सस्ता, तो और सस्ता है, तो मैंने कहा चलो और ज्यादा खरीदूंगा। तो पहले 6 इकाइयां खरीदता था, अब 8 इकाइयां खरीदने लगा। और फिर उन्होंने कीमत और गिरा के कितनी कर दी? 1 रुपए कर दी। अब 1 रुपए कर दी तो मैंने कहा अरे और सस्ता, और ज्यादा खरीदूंगा। तो पहले मैं 8 इकाइयां खरीदता था, अब मैं कितनी इकाइयां खरीदने लगा? 10 इकाइयां खरीदने लगा। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो कि मान लो एक पेन था, वो पेन कितने रुपए में बिकता था? हम ग्राहक हैं बेटा। तो एक चीज ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में मांग वाला जो चैप्टर है, और जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे मांग की रोज, इस पूरे चैप्टर में हमको क्रेता बनना है, हमको ग्राहक बनना है। हम हमेशा ग्राहक के हिसाब से सोचेंगे। ठीक। तो इस पूरे चैप्टर में और आने वाले मांग की लोच जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इन दोनों ही चैप्टर में हमारे दिमाग में हमको क्या रखना है कि हम कौन है? हम क्रेता हैं, हम खरीदने जा रहे हैं चीजें, है ना। तो जाहिर सी बात है ना, अगर हम क्रेता हैं तो हम क्या चाहेंगे? चीजें जितनी सस्ती मिले उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है। तो यहां मान लो मार्केट में कोई पेन है, ठीक। वो पेन कितने रुपए का बिक रहा है? 5 रुपए का एक पेन बिक रहा है। अब अगर 5 रुपए का एक पेन बिक रहा है तो मुझे महंगा लग रहा, मैंने कहा भाई 2 ही पेन खरीदूंगा अभी इस समय। तो फिर अगर उसने पेन के रेट गिरा दी और बाजार में पेन, वही पेन जो 5 का बिकता था, अब कितने बिकने लगा? 4 रुपए में बिकने लगा। मैंने कहा अरे पेन सस्ता हो गया, चलो 4 खरीद के रख लो। तो मैं 4 खरीदने लगा। फिर मैंने देखा पेन तो 3 रुपए का एक हो गया। अब अगर 3 रुपए का एक हो गया तो मैंने कहा और ज्यादा खरीदूंगा, तो मैं 6 पेन खरीदने लगा। फिर पेन मैंने देखा 2 रुपए का कर दिया उनने, अगर 2 रुपए का कर दिया तो मैं कितने खरीदने लगूंगा? 8 पेन खरीदने लगूंगा। फिर उसने पेन 1 रुपए का कर दिया, 1 रुपए का कर दिया तो मैं 10 पेन खरीदने लगा। फिर इसी तरह वो 8 आने का भी कर सकता है, 50 पैसे का, तो मैं और 10 की जगह 12, 15, 20 खरीदने लगता। अब ये मत कहना सर उनने 0 कर दिया तो, है ना, पापा थोड़ी ना फ्री में बेचने लगेगा, 0 में पैसे तो लेगा ना कुछ ना कुछ। तो अगर उसने 0 तो कर ही नहीं सकता, तुम लोगों के चक्कर में मैं भी बोलने लगा। हाँ, तो अगर उसने 1 रुपए कर दिया तो हमने कितने पेन खरीदने लगे? 10 पेन खरीदने लगे। यानी अगर आप देखो तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत गिर रही है, वस्तु की जो इकाइयां है, मांग है, वो क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है, वस्तु की मांग क्या होते जा रही है? कम। कि अगर वस्तु की कीमत 1 रुपए थी तो हम वस्तु की कितनी इकाइयां खरीदते थे? 10। लेकिन जैसे ही वस्तु की कीमत 2 रुपए हुई, हम कितनी इकाइयां खरीदने लगे? 8। वस्तु की कीमत 3 रुपए, हमने कहा 6 इकाइयां खरीदेंगे। वस्तु की कीमत 4 रुपए, हमने कहा हम 4 इकाइयां खरीदेंगे। वस्तु की कीमत 5 रुपए, हमने कहा हम 2 ही इकाइयां खरीदेंगे। और जैसे जैसे महंगे बढ़ाओगे हम 1 इकाइयां खरीदेंगे। एक समय ऐसा आएगा शायद खरीदना भी बंद कर दे, है ना। तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत गिरती है, हमारी वस्तु की मांग जो है इकाइयों की वो बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है, वस्तु की जो मांग है वो क्या होने लगती है? गिरने लगती है। तो ये तो मांग का नियम था, उसी को हमने इस तालिका में देख लिया। तो वो जो हमने वस्तु की कीमत और वस्तु का जो मांग है उनके बीच का जो विपरीत संबंध था, उसी को इस तालिका के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया, और इसी को हमने क्या बोला? मांग तालिका या मांग अनुसूची। ठीक है। अब जैसी आपकी मांग तालिका है, ऐसी आपका एक मांग वक्र होता है। अब मांग वक्र क्या है? तो मांग तालिका क्या थी?
जो आपके वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग इनके बीच का जो विपरीत संबंध था, उस संबंध को तालिका के माध्यम से प्रस्तुत करना क्या था आपका? मांग तालिका। अब मांग वक्र क्या हो जाएगा? तो वक्र का हम तो मतलब पहले जानते हैं, किसी बात को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना, और यहाँ क्या है? मांग वक्र। तो बस मांग के नियम में चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर दो। मतलब मैं क्या बोलूंगा कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग, इन दोनों के बीच का जो विपरीत संबंध है, इस विपरीत संबंध को ही चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर देना, इसका चित्रात्मक प्रदर्शन ही क्या कहलाएगा? आपका मांग वक्र कहलाएगा। ठीक, तो मांग तालिका क्या थी कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग दोनों के बीच के विपरीत संबंध को तालिका के माध्यम से प्रस्तुत करना मांग तालिका थी। अब मांग वक्र क्या हो जाएगा कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग दोनों के बीच के विपरीत संबंध को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर देना, वक्र के माध्यम से प्रस्तुत कर देना, क्या बन जाता है? मांग वक्र बन जाता है। अब मांग वक्र बेटा मैं डिस्प्ले पे तो बना के बता नहीं पाऊंगा, उसके लिए मुझे बोर्ड लगेगा। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे देखिए। अब देखिए आप, जो आपकी मांग तालिका थी वो मैंने यहाँ पे बना दी है, क्योंकि मांग तालिका ही देखकर हम मांग वक्र बना सकते हैं, है ना? ऐसे हवा में नहीं बना सकते अपन ने। तुमने सोचा बस मांग वक्र बन जाएगा कैसे भी। जब भी कोई चित्र या वक्र बनता है वो हमेशा संख्या से बनता है, और संख्या के लिए हमें एक टेबल होना जरूरी होता है ना। आप पुराने जितने भी वक्र या चित्र हैं वो सभी देख लीजिए, सभी में एक तालिका टाइप की थी, उसी को देखकर हमेशा हर बार वक्र बन रहा था। यहाँ पे भी वही हो रहा है ना? ठीक है, चलिए तो देखिए अब यहाँ पे जो वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग दो चीजें हैं। हम हमेशा y अक्ष पर क्या रख रहे होंगे? हम रख रहे होंगे इस पर वस्तु की कीमत, काय में है जो कि रुपए में। ठीक है, और यहां पर हम क्या रख रहे होंगे? वस्तु की मांग, जो कि काय में होगी इकाइयों में। ठीक है, तो x अक्ष पर हमेशा वस्तु की मांग आएगी और y अक्ष पर हमेशा वस्तु की कीमत आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वस्तु की अगर कीमत की बात करूं तो 5 4 3 2 1, तो हमको स्केल लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो स्केल मत ले लेना 5 4 3 2 1, इतनी तो समझ होगी कि 10th क्लास में पढ़ के बैठे होगे कि स्केल हमेशा बढ़ते क्रम में चलता है। नहीं उनने लिख दिया, हमने कहा भाई 5 4 3 2 1, तो निकल लो 5 4 3 2 1 बन गए फिर तो तुम लोग। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 4 5, ये मैंने वस्तु की कीमत रखी। उसके बाद वस्तु की मांग कितने तक है? 10 तक है, तो हम इसमें कितने का स्केल ले लें? 2 4 6 8 और 10 का हम स्केल ले लेते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर वस्तु की कीमत 5 है तो वस्तु की इकाइयां कितनी है? 2। तो पहले मैं वस्तु की कीमत पे जाऊं 5, और फिर वस्तु की इकाइयां कितनी? 2। तो 5 और 2, मतलब मुझे इस सीध में बनाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट ये बना। दूसरा, वस्तु की कीमत 4, तो वस्तु की मांग भी 4। तो वस्तु की कीमत पे जाऊं 4, और वस्तु की मांग कहाँ है? ये y अक्ष पे, तो कीमत, और ये y अक्ष पे मांग। तो ये मैंने बना दिया दूसरा पॉइंट। फिर वस्तु की कीमत 3 है, तो वस्तु की, यहाँ पे 3 लिख दूंगा अच्छे से। वस्तु की कीमत 3 है तो वस्तु की मांग कितनी? 6। तो वस्तु की कीमत 3 और वस्तु की मांग कितनी? 6। तो मेरा अगला पॉइंट ये बना। फिर वस्तु की कीमत 2 है तो वस्तु की मांग 8। वस्तु की कीमत 2 है तो वस्तु की मांग कितनी है? 8। फिर वस्तु की कीमत 1 है तो वस्तु की मांग 10। तो वस्तु की कीमत 1, वस्तु की मांग कितनी है? 10। इस तरीके से हम इसको बना देते हैं, ये एक सीधी लाइन में बन जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा बना है इसको हम क्या बोलेंगे? मांग वक्र बोलेंगे। ठीक है, और ढाल कैसा दिख रहा है? बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, तो हमें पता होना चाहिए बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ। ऐसे तो कितने सारे ढाल बने हमारे, सब में एक चीज तो कॉमन थी। अभी तक आपने जितने भी चित्र देखे उन सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या? कि सबके वक्र बाएं से दाएं गिरते हुए ही बन रहे हैं। फिर चाहे वो आपने किसी भी तरह के वक्र बनाए हो, चाहे वो बजट रेखा हो, तटस्थ वक्र हो, भोक्ता संतुलन हो, जो भी आपने वक्र बनाए हैं वो सारे वक्र कैसे हैं? आपके बाएं से दाएं नीचे गिरते हुए हैं। तो ये आपका क्या हुआ? मांग वक्र। ये मांग वक्र क्या है? वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग दोनों के बीच के
ऋणात्मक संबंध का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण। इसी को हमने क्या बोला है, वस्तु की मांग बोला है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने देखा मांग क्या होती है, मांग में कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, मांग का नियम क्या होता है, मांग तालिका क्या है और मांग वक्र क्या है। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि एकदम न्यू टॉपिक है ना। तो फटाफट से, मांग का अर्थ क्या है, वस्तु की वह मात्रा जो कि एक क्रेता जो सक्षम हो वस्तु को एक निश्चित कीमत पर एवं निश्चित समय पर खरीदने के लिए तैयार हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वस्तु की मांग बोलते हैं। उसके बाद हमने मांग के आवश्यक तत्व देखे कि वस्तु की मात्रा होनी चाहिए, क्रेता को सक्षम होना चाहिए, वस्तु निश्चित कीमत एवं निश्चित समय पर खरीदना होना चाहिए, और चौथे नंबर का क्या, कि जो क्रेता है वो खरीदने के लिए तत्पर, तैयार, सक्षम तत्पर या तैयार या इच्छुक होना चाहिए। फिर हमने देखा कि मांग का नियम क्या होता है। तो मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग दोनों के बीच के संबंध को बताता है। इसमें यह बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग दोनों के बीच में विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात जब वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है, और जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग कम होने लगती है। फिर हमने देखा मांग तालिका। मांग तालिका क्या बताती है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग इन दोनों के बीच के ऋणात्मक संबंध का जो हमारा तालिकाबद्ध प्रस्तुतिकरण या सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण या तालिका के माध्यम से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका मांग तालिका। फिर इसको मांग अनुसूची भी बोलते बेटा, याद रखना है ना, मांग तालिका, मांग अनुसूची, या कई बार कई बुक्स में मांग सूची भी लिखा होता है। फिर हम आते हैं मांग वक्र पर। तो मांग वक्र क्या है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग इन दोनों के बीच के विपरीत या ऋणात्मक संबंध का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, मांग वक्र कहलाता है। फिर हमने तालिका और चित्र दोनों बना के यहाँ समझा भी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम मांग के प्रकार, मांग तालिका के प्रकार और मांग वक्र के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल की क्लास में अगर आपको मांग नहीं आती तो मांग के प्रकार नहीं समझ आएंगे, अगर आपको मांग तालिका नहीं आती तो मांग तालिका के प्रकार नहीं समझ आएंगे, और अगर आपको मांग वक्र नहीं आता तो फिर मांग वक्र के प्रकार भी नहीं समझ आएंगे। यानी कल की क्लास के लिए जरूरी है कि आपको मांग का मतलब भी पता होना चाहिए, मांग तालिका का मतलब भी पता होना चाहिए और बनाते भी आना चाहिए, और साथ में मांग वक्र का मतलब भी पता होना चाहिए और बनाते भी आना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो ही कल की क्लास समझ आएगी, अदरवाइज कल की क्लास नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें अब हम कल देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू और थैंक यू सो मच।